महल जैसे घर में रहने की उसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन अब प्रियंका समझ चुकी थी कि अब तो वह सपने में भी वहां नहीं जा सकती है। और प्रियंका ने झल्लाते हुए अपने बालों को नोच लिया और सीधा अपने कमरे में जाकर जोरों से दरवाजा पटक दिया। वहीं दूसरी ओर आस्था अरमान का हाथ थामकर एक गहरी नींद में सो गई थी, क्योंकि आस्था को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया था, जिसकी वजह से वह काफी दवाइयों के नशे में सो रही थी। और साथ ही साथ आस्था प्रेग्नेंट थी, तो उसे वीकनेस भी महसूस हो रही थी। अब आस्था को इतने प्यार से सोता हुआ देखकर अरमान ने आस्था का हाथ धीरे से छोड़ा और उसके पेट को बड़े ही प्यार से चूम लिया। अरमान आस्था के पेट को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था। कहीं ना कहीं अरमान का अंश इस दुनिया में आने वाला था, तो इसकी खुशी उसकी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौड़ ने अपने पिता को पूरे रिस्पेक्ट के साथ विदा कर दिया था। और साथ ही साथ अमरेंद्र जी को भी इस बात की खुशी थी कि अरमान और अबीर के बीच में अब सारी दुश्मनी खत्म हो गई है। और जिस लड़की को लेकर दुश्मनी थी, यानी आस्था को लेकर दुश्मनी थी, वह भी अब अबीर की दोस्त बन गई है। तो वह भी अब हंसी खुशी वहां से वापस चले गए थे। लेकिन अबीर सिंह राठौड़ इस वक्त आस्था की बड़ी सी फोटो के सामने खड़ा हुआ था और उसे घूर रहा था। अमरेंद्र जी यानी अपने पिता के सामने अबीर सिंह राठौड़ ने ड्रामा किया था। भले ही उसने आस्था से अरमान के सामने दोस्ती कर ली थी, लेकिन वह समझ चुका था कि अरमान से दुश्मनी करके वह आस्था के करीब बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए उसने थोड़ा सा छुपकर उससे दोस्ती का ड्रामा किया था। साथ ही साथ उससे माफी मांगने का भी ड्रामा किया था, ताकि वह आस्था के करीब जा सके। इसीलिए उसने दोस्ती के बहाने अब सीधा सीधा सिंघानिया मैंशन में एंट्री लेने के बारे में सोचा था कि वैसे भी उसने सुना था कि प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही होती है। अगर वह एक बार आस्था से दोस्ती कर लेता है तो आसानी से आस्था को वह अपना बना लेगा और धीरे धीरे उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। तो कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ अबीर शैतानी मुस्कुराहट के साथ आस्था की फोटो को देख रहा था। वहीं दूसरी ओर अरमान के सामने, क्योंकि सारा मामला जो कुछ भी हुआ था वह सब उसे समझ में आ चुका था। लेकिन अबीर सिंह राठौड़ का आस्था से दोस्ती करना उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। आखिरकार अरमान सिंघानिया था, अच्छे से लोगों की फितरत से वाकिफ था। साथ ही साथ अबीर की आंखों में उस वक्त फरेब उसने देख लिया था और वह समझ चुका था कि अबीर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि उसने अपने पिता के सामने आस्था से दोस्ती की थी, तो इसीलिए अभी अरमान उसे कुछ नहीं कहना चाहता था। जब तक अबीर उसकी बीवी आस्था के बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा और उसे केवल एक अपना अच्छा दोस्त मानेगा, तब तक अबीर जिंदा था। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए अरमान आस्था के पेट को बार बार चूमे जा रहा था। आस्था नींद में हल्का सा कसमसाने भी लगी थी, लेकिन अरमान ने आस्था के पेट को चूमना बंद नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि अरमान आज ही बस पेट के अंदर से ही अपने बच्चे को भी चूम लेना चाहता था। अरमान बड़ा ही वियर्ड सा बर्ताव कर रहा था, एकदम पागल सा वह दिखाई दे रहा था। लेकिन उस वक्त उसे देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था और खाली खाली आंखों से वह छत की सीलिंग को घूर रहा था। ध्रुव के चेहरे पर आज एक अजीब सी उदासी थी। फ्लैशबैक, क्योंकि ध्रुव सर्जरी करने के लिए अस्पताल में गया था और रात को वहीं रुका था। तो रात के करीब 2 से 3 बजे अचानक किसी ने उसका दरवाजा बड़े ही बुरे तरह से खटखटा दिया था। तब ध्रुव गुस्से से दरवाजा खोलने के लिए उठा था और दरवाजे पर अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टर को देखकर ध्रुव हैरान था और कंफ्यूजन से बोला कि आप सब इस तरह से यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ और इस तरह से दरवाजा खटखटाने का क्या मतलब है। तभी वह डॉक्टर ध्रुव से माफी मांगते हुए बोले कि मिस्टर ध्रुव, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई थी कि हमें आपको इस वक्त डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। हमने आपको जिस सर्जरी के लिए बुलाया था, आप जानते हैं कि वह लड़की अपने पिता को यहाँ से लेकर चली गई थी, लेकिन वह एक बार फिर अपने पिता को वापस यहाँ लेकर आई है, क्योंकि जब वह अपने पिता को लेकर यहाँ से गई, उसके पिता की हालत फिर से बिगड़ने लगी और फिर से उसे अस्पताल में वापस आना पड़ा। अब ध्रुव को खुद गुस्सा आ रहा था उस लड़की पर, जिस लड़की को उसने अभी तक देखा भी नहीं था। ध्रुव सोच रहा था कि कोई लड़की इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती है, अपने पिता की सेहत को लेकर वह इस तरह से कैसे खिलवाड़ कर सकती है। आखिरकार चल क्या रहा है इस लड़की के दिलों दिमाग में। तब डॉक्टर बोले कि देखिए, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और उसे उसके पिता की सर्जरी हमें अभी आधे घंटे के अंदर अंदर शुरू करनी होगी, तो प्लीज सर आप रेडी हो जाइए सर्जरी के लिए। अब जैसे ही डॉक्टर ने यह कहा, ध्रुव ने उन्हें अपनी गर्दन हिलाकर सहमति दे दी थी और खुद थोड़ा सा फ्रेश अप होकर वह बाहर आ गया था। ध्रुव ने कैजुअल कपड़े पहने थे। अब जैसे ही वह बाहर आया तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। ध्रुव हैरानी से उस लड़की को देखने लगा था। यह वही चेहरा था जिसे ध्रुव डेस्परेटली भूलना चाहता था, लेकिन यह चेहरा आज उसकी आंखों के सामने था। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि डिंपल का था। डिंपल ध्रुव की क्लासमेट थी और उसी के साथ पढ़ा करती थी। ध्रुव को पहली नजर में ही डिंपल को देखते ही उसे प्यार हो गया था। डिंपल का नाम डिंपल इसलिए था क्योंकि उसके दोनों गालों पर बड़े से डिंपल पड़ा करते थे और जब वह मुस्कुराती थी बड़े ही प्यारी और खूबसूरत लगती थी। अब डिंपल को अपने सामने देखने के बाद ध्रुव के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी और उसे वह दिन याद आया जब उसने डिंपल को 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन सबके सामने प्रपोज किया था और डिंपल ने उसकी बड़ी बेरहमी से बेइज्जती कर दी थी, क्योंकि उस वक्त ध्रुव का बैकग्राउंड कुछ खास अच्छा नहीं था और डिंपल के ख्वाब कुछ ज्यादा ही बड़े थे। डिंपल बड़े से बड़े अमीर से अमीर लड़के से दोस्ती करना चाहती थी, उसे शादी करना चाहती थी ताकि उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट हो, और उसने बड़ी बुरी तरह से हजारों स्टूडेंट के सामने ध्रुव की बेइज्जती कर दी थी। उस वक्त ध्रुव, जो कि काफी ज्यादा पढ़ाई किया करता था, वह अपने चेहरे पर एक बड़ा सा चश्मा लगाकर रखा करता था जिससे वह थोड़ा सा बैकवर्ड दिखाई दिया करता था।
उस वक्त डिम्पल ने ध्रुव के चश्मे को लेकर और उसके पर्सनालिटी को लेकर उसका बड़ा ही मजाक उड़ाया था। और डिम्पल ने कुछ बातें कही थी कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, इसी तरह से अपनी जिंदगी में कीड़े के जैसे रेंगते रहोगे, तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो पाएगा। और तुमने क्या सोचा कि तुम कोलाज की सबसे खूबसूरत लड़की डिम्पल को अपना बनाओगे? हाँ, डिम्पल को फंसा लोगे? यह तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। डिम्पल तुम्हारी पहुंच से उतनी दूर है, समझे तुम। और साथ साथ उसने एक छांटा ध्रुव के मुंह पर खींच कर मारा था। वह दिन था और आज का दिन है। ध्रुव आज तक डिम्पल को भुला नहीं पाया था। हालांकि उस दिन के बाद से उसे डिम्पल से बेहद नफरत हो गई थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में जब से प्यार को जाना था, जब से प्यार को समझा था, सिर्फ और सिर्फ डिम्पल से ही प्यार किया था। दिन रात मेहनत करके अपनी मेहनत के बलबूते पर ध्रुव ने बड़ी ही कम उम्र में वह मुकाम हासिल किया था, जिसे हासिल करने के लिए लोगों की उम्र खत्म हो जाती है। वेल, डिम्पल को वहां देखकर ध्रुव चौंक गया और फटाफट से वह अब सीधा ओटी रूम की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं डिम्पल तुरंत ध्रुव के आगे आ गई। उसने ध्रुव को नहीं पहचाना था, क्योंकि इन सब बातों को पूरे 5 साल हो चुके थे। अब जैसे ही डिम्पल ने ध्रुव को वहां देखा तो वह चीखते हुए ध्रुव की ओर देखते हुए बोली कि कहां मर गए हो तुम लोग, कर क्या रहे हो? मेरे पिता को जल्दी ठीक करो, अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों के अस्पताल के खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम लोग। ऐसा बोलकर डिम्पल सभी को, ध्रुव को बुरी तरह से डांटने लगी थी। लेकिन डिम्पल का इस तरह से बदतमीजी से बोलना और साथ ही साथ जिस तरह से डिम्पल ने कोलाज के वैलेंटाइन फेस्टिवल में ध्रुव की बेइज्जती की थी, वह सारी बातें ध्रुव को याद आ गई थी। और ध्रुव खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और अचानक उसने तुरंत एक छांटा डिम्पल के मुंह पर दे मारा था। या तो वह उसके वैलेंटाइन डे की फ्रस्ट्रेशन थी, या फिर आज जिस तरह से डॉक्टर सभी डॉक्टर्स की बेइज्जती कर रही थी, सबको बुरा भला कह रही थी, क्योंकि डिम्पल आज भी वैसे ही थी, बिल्कुल बदतमीज और जुबानराज। तो इसीलिए जैसे उसने उसे छांटा मारा, डिम्पल एक तरफ झुक गई थी। वह भी वापस से ध्रुव को छांटा मारना चाहती थी, लेकिन तब तक बड़े डॉक्टर वहां आ गए। उन्होंने डिम्पल का हाथ पकड़ लिया था और उसके ओर देखकर बोले कि ये आप क्या कर रही हैं यहाँ? आप इस तरह से इन पर हाथ नहीं उठा सकती। आप जानती हैं कौन है यह? जानती हैं आपको नहीं है। ऐसा बोलकर डॉक्टर बारी बारी से डिम्पल को डांटने लगे थे। वही डिम्पल, जो कि लाल आंखों से ध्रुव की ओर ही देख रही थी और घूरते हुए बोली कि इस 2 कौड़ी के इंसान को भला मैं भूल कैसे सकती हूँ। अब जैसे ही डिम्पल ने यह कहा, ध्रुव की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। उसे तो लगा था कि डिम्पल ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जिस तरह से डिम्पल उसके बारे में बात कर रही थी, ध्रुव हैरान था। तो वह समझ चुका था कि वह उसे पहली नजर में ही पहचान चुकी है। तभी डॉक्टर उसकी ओर देखकर बोले कि यह क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या तुम्हें इतना सा भी अंदाजा है तुम किन के बारे में बात कर रही हो? तभी डिम्पल थोड़ा सा घमंडी अंदाज में बोली कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यह इंसान कौन है। यह वही इंसान है जो कॉलेज में मेरे पीछे आई लव यू कहकर घुमा करता था, लेकिन यह किसी काम का नहीं है, एक नंबर का यूजलेस है। यह पहले भी यूजलेस था, आज भी यूजलेस है। और मैं जानती हूँ कि आपके हॉस्पिटल में एक सफाई कर्मचारी का काम करता होगा, इसलिए तुम लोग इसे बचा रहे हो ना? हाँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी की वजह से भी मेरे पिता को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अब डिम्पल की ओर देखकर उन लोगों को उस पर तरस आ रहा था कि कोई लड़की इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकती है। कितना घमंड इस लड़की में कूट कूट कर भरा हुआ था और किस तरह से सीधा सीधा ध्रुव के बारे में बात कर रही थी। यह बात डॉक्टरों को हैरान कर गई थी। तभी ध्रुव ने डिम्पल से उस वक्त कोई बात नहीं की और एक नजर उन्होंने डॉक्टर की ओर देखा और फटाफट से वह ओटी रूम में चला गया, क्योंकि अगर वह डिम्पल से बात करने में टाइम वेस्ट करता तो पक्का उसके पिता की सर्जरी में देर हो जाती और शायद उसके पिता नहीं बच पाते। वहीं डिम्पल ध्रुव के जाने पर चीखते हुए बोली कि मेरे पिता को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कहाँ है वह स्पेशल सर्जन? वह क्यों नहीं आया? अभी तक उसे बुलाओ, मेरे पिता को सिर्फ उस स्पेशल सर्जन की जरूरत है। डिम्पल जब अपने पिता को यहाँ से लेकर गई थी, तब डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट्स और सारी चीज देखते हुए बता दिया था कि अगर इनका ट्रीटमेंट कोई कर सकता है तो वह सिर्फ स्पेशलिस्ट ध्रुव, जिनका मेडिकल लाइन में कितना नाम है, ये सब लोग जानते थे। हालांकि डिम्पल भी खुद एक डॉक्टर थी, लेकिन ना तो वह ज्यादा फेमस डॉक्टर बन पाई, वह केवल एक मामूली सी डॉक्टर बनकर रह गई थी, जो कि अब अपना छोटा मोटा क्लिनिक चला रही थी। और ध्रुव का नाम वो मेडिकल लाइन में अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यह ध्रुव वह फेमस ध्रुव हो सकता है। उसके दिलों दिमाग पर तो बस अभी इस तरह इस बात का घमंड था कि इस ध्रुव ने उसे प्रपोज किया था। और आज भी डिम्पल को यह लग रहा था कि अच्छा हुआ उसने उस वक्त ध्रुव को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि आज भी यह ध्रुव क्या कर रहा है? यहाँ पर एक मामूली सफाई कर्मचारी बनाकर हॉस्पिटल में सफाई ही तो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी डिम्पल को अपने डिसीजन पर काफी खुशी थी, लेकिन फिलहाल तो वह अपने पिता के ठीक होने की दुआएं करने लगी थी। वह जल्दी ही 5 से 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सर्जरी कंप्लीट कर दी थी। और जैसे ही वह बाहर आया, तब उसने एक तिरछी सी नजर डिम्पल पर डाली और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी डिम्पल ने उसे आवाज लगाकर रोक दिया था और बेरुखी से बोली कि कहाँ जा रहे हो? रुको, तुम एक बात बताओ, तुम 5 से 6 घंटे से ओटी के अंदर क्या कर रहे थे? हाँ, कितनी देर तक सफाई कर रहे थे तुम? हाँ, सफाई कर्मचारी होना, पूरे अस्पताल की सफाई तुम्हें करनी चाहिए। तुम इस तरह से एक ही रूम में क्या कर रहे थे? बोलो। और मेरे पिता कैसे हैं? बोलो, जवाब दो। पूरे अस्पताल की सफाई तुम्हें करनी चाहिए, तुम इस तरह से एक ही रूम में क्या कर रहे थे? बोलो। और मेरे पिता कैसे हैं? बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझ पर हाथ उठाने की? समझते क्या हो तुम अपने आप को? ऐसे बोलकर डिम्पल ध्रुव को घूरने लगी। ध्रुव ने अपना मास्क उतारा, लेकिन इससे पहले कि वह डिम्पल को कुछ कह पाता, डॉक्टर वहां आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो मिस डिम्पल, आपके पिता खतरे से बाहर हैं। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, कुछ घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकती हैं।
ऐसा बोलकर डॉक्टर डिम्पल को मुबारकबाद देने लगे। लेकिन तभी डिम्पल चहकते हुए बोली, अच्छा, लेकिन आपने तो बोला था कि यह सर्जरी सिर्फ स्पेशलिस्ट ध्रुव ही कर सकते हैं, लेकिन वह कब आए और आपने मुझे उनसे मिलवाया क्यों नहीं? अब सब डॉक्टर डिम्पल को इस तरह से देख रहे थे मानो वह किसी बेवकूफ को देख रहे हो, क्योंकि ध्रुव उसकी आंखों के सामने खड़ा था। थोड़ी देर पहले ध्रुव ने ही उसे छांटा मारा था और वह उससे पूछ रही थी कि ध्रुव कौन है। तभी डॉक्टर ने डिम्पल की ओर देखा और फिर बोले, ये आपके सामने खड़े हुए आपके दोस्त, यही ध्रुव स्पेशलिस्ट हैं। जैसे ही डॉक्टर ने यह कहा, डिम्पल की आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं, लेकिन ध्रुव ने डिम्पल को एक लुक दिया और सीधा वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड। और आज ध्रुव डिम्पल के बारे में सोच रहा था। वह लड़की बिल्कुल भी नहीं बदली थी। कहीं ना कहीं ध्रुव के मन में, उसके दिल के एक कोने में आज भी प्यार जिंदा था और वह उसे कहीं ना कहीं आज भी प्यार करता था। लेकिन आज ध्रुव सोच रहा था कि उसे इतनी बदतमीज लड़की से प्यार कैसे हो सकता है। डिम्पल पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन अब वह कितनी बदतमीज हो गई है। और ध्रुव अपने उस हाथ को देख रहा था, वह हाथ जिसे उसने डिम्पल पर उठाया था। इसी सोच के साथ ध्रुव की कब आंख लग गई उसे एहसास नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर वह 25-26 साल का नवयुवक जो मंदिर में पूजा करने गया था और अपनी एक प्रार्थना मांग कर आया था, इस वक्त बेंगलुरु के अपने एक बड़े ही शानदार विला में बैठा हुआ था। उसके हाथों में एक बड़ी ही प्यारी छोटी सी बच्ची की तस्वीर थी। वह उसे ही देख रहा था और उसे देखते हुए बोल रहा था, बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा गौरी, बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। वही अविनाश रघुवंशी को इस तरह से बोलता हुआ देखकर उसकी सेक्रेटरी, जो उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर खड़ी हुई थी, वह उसे घूरने लगी थी। उसकी सेक्रेटरी एंजेल डिसूजा थी, जो अविनाश रघुवंशी के साथ अमेरिका में ही रहा करती थी। अविनाश रघुवंशी अमेरिका से इंडिया गौरी को ढूंढने के लिए आया था और वह उसे हर हाल में ढूंढना चाहता था। वहीं एंजेल अब घूर कर अविनाश को देख रही थी और साथ ही साथ उसे गौरी से बेहद चिढ़ हो रही थी कि आखिरकार उसका बॉस क्यों पागलों की तरह इस लड़की को ढूंढ रहा है। क्योंकि एंजेल ने सिर्फ अविनाश की पर्सनालिटी देखकर उसके ऑफिस को ज्वाइन किया था। वह उसके पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी थी और वह अविनाश के दिन रात ख्वाब सजाने लगी थी। वह अविनाश से बेहद प्यार करने लगी थी और हर हाल में उसे पाना चाहती थी। लेकिन जब से उसे इस बात के बारे में पता चला था कि उसका बॉस डेस्परेटली सिर्फ एक लड़की को ढूंढ रहा है, तो यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसे रह रहकर उस अनजान लड़की से चिढ़ हो रही थी, जिसकी फोटो इस वक्त अविनाश रघुवंशी देख रहा था। और वह सेक्रेटरी, जिसका नाम एंजेल था, वह खिलखिलाकर अपने कमरे में चली गई थी। एंजेल पिछले 6 सालों से अविनाश रघुवंशी के साथ काम कर रही थी। ऐसा नहीं था कि एंजेल की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, ऐसा कुछ नहीं था। एंजेल ने पहली बार अविनाश रघुवंशी की फोटो वहां के पेपर्स में छपी देखी थी, तभी से वह उसे अपना दिल दे बैठी थी और उसके करीब रहने के लिए वह उसकी सेक्रेटरी बन गई थी। लेकिन 6 सालों में एक बार भी अविनाश रघुवंशी ने एंजेल को ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था मानो वह उससे प्यार करता हो। लेकिन जब से एंजेल अविनाश रघुवंशी की सेक्रेटरी बनी थी, तब से वह उसके आसपास ही रहना पसंद करती थी। लेकिन उसे यह पता चल चुका था कि अविनाश रघुवंशी डेस्परेटली किसी को ढूंढ रहा है और उसी को ढूंढने के लिए पहली बार वह अब भी इंडिया आया था और उसके सेक्रेटरी होने के नाते एंजेल को भी उसके साथ आना पड़ा था। कमरे में जाकर एंजेल की आंखों से कुछ आंसू आ गए थे और मन ही मन में वह बोली थी, न जाने कौन है वह लड़की जिसके पीछे उसका सपनों का राजकुमार इतना ज्यादा पागल है। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया पूरी रात आस्था के पेट पर हाथ फेरता हुआ उसे किस करता हुआ सो चुका था। और जैसे ही अगली सुबह आस्था की आंखें खुली, उसने देखा अरमान का एक हाथ आस्था के पेट पर था और अरमान उसी तरह से उसके पेट पर हाथ रखे वहीं बराबर में सिर रखे हुए सोया हुआ था। आस्था हैरान थी कि अरमान को क्या हो गया है, वह इस तरह से अजीब सा क्यों सोया हुआ है। तभी आस्था उठी और उठकर उसने अच्छे से अरमान की तरफ देखा। अरमान ने अपना हाथ हल्का सा अपने हाथ पर से हटा दिया और कुछ पल उसे देखने के बाद वह बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद आस्था जल्दी ही नहाकर बाथरूम से निकली और उसने फटाफट से कपड़े पहने। उसने एक नजर सोते हुए अरमान की ओर देखा और कमरे से बाहर निकल गई। आस्था सीधा नानी के कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन नानी उस वक्त दादाजी के साथ हॉल में बैठी हुई सुबह की चाय पी रही थी। उन दोनों के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, स्पेशली दादाजी के चेहरे पर। हालांकि नानी माँ कुछ उलझी हुई सी थी, लेकिन दादाजी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वह मुस्कुराते हुए आज बड़े ही खुश हो रहे थे। साथ ही साथ रश्मि और मारिया दोनों किचन में लगी हुई थीं, क्योंकि नानी माँ ने रश्मि और मारिया को शादी की पहली रसोई बनाने के लिए किचन में भेज दिया था। मारिया का किचन में जाने का कोई खास इरादा नहीं था और मारिया ने साफ साफ नानी माँ से मना भी कर दिया था कि वह कुछ बनाना नहीं जानती और ना ही वह किचन में जाना चाहती है। तब नानी माँ ने मारिया की ओर देखकर कहा, ठीक है बेटा, आप कुछ मत बनाओ, लेकिन आप रश्मि बेटी की मदद तो कर सकती हो ना। रश्मि को तो किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं थी, वह खुद बहुत अच्छा खाना बनाना जानती थी। लेकिन फिलहाल नानी के कहने पर मारिया किचन में चली गई थी और रश्मि की मदद करने लगी थी। राधिका और रौनक भी उनके साथ जाकर मदद करना चाहती थी, लेकिन नानी माँ ने उन्हें रोक दिया था और वह भी दादाजी और नानी माँ के आसपास ही बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। कहीं न कहीं राधिका के दिल में खालीपन था, लेकिन वह अपना खालीपन किसी से कह भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव, आहन, सुमित, आकाश सब के सब दादाजी और नानी माँ के साथ हॉल में आकर बैठ गए थे। सभी एकदम फ्रेश और खिले खिले लग रहे थे, क्योंकि सबकी जिंदगी में यह बड़े ही खुशी का मोमेंट था कि आस्था माँ बनने वाली है। तभी आहन ने ध्रुव की ओर देखकर बोला, भाई मैं तो अब शॉपिंग पे जाऊंगा। ध्रुव हैरानी से आहन की ओर देखकर बोला, लेकिन अभी तो तूने आकाश भाई की शादी में ढेर सारी शॉपिंग की है, तो फिर से तुझे शॉपिंग पे क्यों जाना है? तभी आहन बोला, क्या आपने सुना नहीं डॉक्टर ने कल क्या कहा? मुझसे भी छोटा घर में मेहमान आने वाला है, तो क्या मैं उसके लिए शॉपिंग नहीं करूंगा? और मेरा वो एक लोटा भतीजा या भतीजी होगी। अरे
मैं तो इतने सारे गिफ्ट्स खरीदूंगा, इतने सारे सामान खरीदूंगा, और वो जब तक इस दुनिया में नहीं आएगा तब तक मैं कुछ ना कुछ खरीदता ही रहूंगा, और मैं आज से ही शुरुआत कर दूंगा। जैसे ही आहन ने यह कहा, ध्रुव बोला, यह तो तू ठीक कह रहा है, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ठीक है, एक काम कर, मैं भी तुझे ज्वाइन करता हूँ, आखिरकार मैं भी चाचा बनने वाला हूँ, मैं भी सब खरीदूंगा। तभी दोनों को इस तरह से झगड़ते हुए देखने लगे थे, क्योंकि आहन बोला था कि वह पहले एक कार और बाइक खरीदेगा। तब ध्रुव से बोला, अरे तू पागल हो गया, छोटे से बच्चे के लिए बाइक और कार का क्या काम? तभी आहन बोला, अरे मेरा भतीजा होगा, वो तुम देखना कितना ज्यादा टैलेंटेड होगा, आते ही मुझसे मांगेगा, चाचू मुझे कार चलानी है, चाचू मुझे बाइक चलानी है। तो फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगा? हाँ, इसीलिए मैं पहले से ही उसके लिए खरीद कर रखूंगा। जैसे ही आहन ने यह कहा, ध्रुव ने अपने माथे पर हाथ मार लिया था और वह बोला, भला एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, 1 दिन का बच्चा तुमसे आते ही गाड़ी और कार मांगेगा? अरे उसको बोलने में 2.5 से 3 साल लगेंगे, समझे? तुम और वो दोनों अब इसी बात को लेकर झगड़ने लगे थे, क्योंकि आहन कह रहा था कि भतीजा आएगा और वह उसी की तरह रेसर बनेगा, उसे वह गाड़ी चलाना सिखाएगा, साथ ही साथ उसे बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चला करेगा। लेकिन ध्रुव बोला था कि लड़की आएगी, यानी भतीजी आएगी, जो कि डॉक्टर बनेगी, और ध्रुव उसे बहुत बड़ी डॉक्टर बनाएगा। तो इसी तरह से दोनों के बीच अब आर्गुमेंट होने लगा था। वहीं आस्था, जो कि नानी से डेस्परेटली मिलना चाहती थी, अकेले में कुछ बातें करना चाहती थी, अभी इस तरह से उन सब की बातें सुनकर उसके चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव आ गए थे। अगले ही पल उसकी आंखें नम भी हो गई थीं। तभी ध्रुव और आहन की बचकानी बातें सुनकर राधिका, रौनक और बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी सुमित राधिका की ओर घूरकर देखने लगा, मानो उसे राधिका का हंसना बिल्कुल भी पसंद न आया हो। तभी रौनक की नजर आस्था पर गई और वह चहकते हुए बोली, अरे आस्था, तुम आओ ना, प्लीज आओ। ऐसा बोलकर रौनक आस्था की ओर देखने लगी और आस्था अब ना चाहते हुए भी उनके पास आकर बैठ गई। तभी आहन और ध्रुव भी आस्था के पास जाकर बैठ गए और बोले, भाभी आप ठीक तो है ना? भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जानती हैं आपने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। रियली भाभी, यू आर सो स्वीट, यू आर सो स्वीट भाभी, देखना आपको तो बेटा ही होगा। तब ध्रुव तुरंत बोल पड़ा, नहीं आस्था भाभी, नहीं 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 भाभी, देखना बेटी ही होगी, और देखना वो कितनी बड़ी डॉक्टर बनेगी। तभी आहन बोला, नहीं मैंने कहा ना बेटा होगा, देखना वो कितना बड़ा चैंपियन बनेगा, उसे मैं बहुत बड़ा चैंपियन बनाऊंगा और वो बिल्कुल मुझ पर जाएगा। ऐसा सब बोलकर वो दोनों एक बार फिर झगड़ा करने लगे। वहीं आस्था उनकी बातों से इरिटेट भी हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इतना खुश देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर उसने एक नजर नानी माँ की ओर देखा। नानी माँ ने भी आस्था की आंखों का खालीपन देख लिया था, क्योंकि आस्था के कानों में अभी तक नानी माँ की कही हुई बात ही गूंज रही थी कि तेरे माता पिता की मौत तेरी वजह से हुई है। तो आस्था यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जल्दी ही वह सीधा नानी माँ के पास उठकर चली गई और बोली, नानी माँ हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे ही आस्था ने बोला, सब हैरान हो गए थे, क्योंकि आस्था बिल्कुल सीरियस वे में थी। आस्था जो कि हमेशा चहकती रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उसको इस तरह से सीरियस देखकर और उसकी इस तरह की सीरियस वाली बातें सुनकर सभी हैरान हो रहे थे। लेकिन फिलहाल नानी माँ हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, तो फिलहाल मेरी बात सुनो, फटाफट से बैठो। रश्मि बेटी से मैंने तुम्हारे लिए कुछ पौष्टिक नाश्ता बनाने के लिए बोला है, वह बस लेकर आती ही होगी, और तुम्हें सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, समझी तुम? और तुम्हें अपने खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखना है और हर 1 घंटे के अंदर कुछ न कुछ खाना है, ओके? ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को संभालने लगी। लेकिन तभी अचानक आस्था का दिल अजीब सा होने लगा था। उसके मुंह में पानी पानी आ रहा था, मतलब कि उसे मितली यानी उल्टी जैसा मन होने लगा था, और आस्था तुरंत उल्टी करने के लिए भागी थी। वहीं आस्था जैसे ही बाथरूम में उल्टी कर रही थी, वो नीचे ही हॉल में जो एक अलग से वॉशरूम बना हुआ था उसी में चली गई थी और वो उल्टी करने लगी थी। तभी उसे अपनी कमर के पीछे किसी के हाथ महसूस हुए थे, लेकिन आस्था ने बिना यह देखे कि ये हाथ अरमान के हैं, आस्था ने अपनी कमर पर से अरमान के हाथों को हटा दिए थे। तो यह बात अरमान को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और आस्था सीधा नानी माँ के कमरे में चली गई थी। वही नानी माँ जो कि आस्था को संभालने के लिए उसके पीछे पीछे आ गई थी और वो अरमान का डार्क चेहरा देख चुकी थी, तुरंत बात बनाते हुए बोली, अरे बेटा वह पहली बार सब कुछ चीज फेस कर रही है और इस तरह से उसे उल्टियां लगती रहेंगी कुछ दिन तक, जब तक बच्चे में जान नहीं पड़ जाती। लेकिन फिलहाल आप लोग परेशान मत होइए, मैं उससे मिलकर आती हूँ, ठीक है? और बेटा बार बार तुम उसकी किसी भी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, क्योंकि प्रेगनेंसी में इस तरह से मूड स्विंग होते रहते हैं। ऐसा बोलकर नानी माँ अरमान को समझाने लगी थी। वहीं अरमान तो अभी भी अपने उन हाथों को देख रहा था जिन हाथों को आस्था ने अपनी कमर पर से हटाया था, उन हाथों को देख रहा था जिन हाथों को आस्था ने अपनी कमर पर से हटाया था। तब जल्दी ही अरमान बिना किसी को कुछ कहे सीधा जिम रूम में चला गया। बार बार आस्था की प्रेगनेंसी के बाद उसका बिहेवियर उसकी आंखों के सामने आने लगा था। वहीं दूसरी ओर अमरेश, वीर और रायचंद जल्दी ही देश छोड़ने की तैयारी में थे, क्योंकि अमरेश ने यह तय किया था कि वह अपने बेटे को पूरी दुनिया से बचा कर ले जाएगा। भले ही अरमान ने अबीर सिंह राठौड़ की कैद से उन्हें जाने दिया हो, लेकिन कहीं न कहीं अमरेश को अभी भी बहुत ज्यादा डर था। वह समझ चुका था कि इतनी आसानी से अरमान उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा, इसीलिए अमरेश ने वीर को पहले देश से बाहर भेजने का फैसला किया था। वहीं दूसरी ओर 1 से 1.5 घंटा जिम में काफी मशक्कत के बाद अरमान सीधा अपने कमरे में गया। उसने शावर लिया और अच्छे से ड्रेसअप करके आस्था के पास जाना चाहता था। आस्था के पास जाकर वह उसके साथ समय बिताना चाहता था। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया ने एक बार फिर अपना सारा काम घर से करने का फैसला लिया और देव को सारे निर्देश दे दिए कि वह सब काम घर से ही संभालेगा।
क्योंकि जब तक उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में नहीं आ जाता, अरमान सिंघानिया अपनी बीवी को 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं छोड़ेगा। अरमान बिल्कुल इस तरह से तैयार हुआ था मानो कि वह ऑफिस जा रहा हो, लेकिन असल में वह आस्था के साथ समय बिताने जा रहा था। वहीं दूसरी ओर आस्था नानी माँ के कमरे में थी और खिड़की के पास खड़ी होकर वह मायूसी से बाहर की तरफ सिंघानिया मैंशन के खूबसूरत गार्डन को देख रही थी। जैसे ही आस्था वहां गई, नानी माँ तुरंत उसके पीछे आई और उसका हाथ पकड़कर बेचैनी से बोली, मेरी गौरी, ये क्या कर रही हो तुम? नीचे तुम्हारा बिहेवियर कितना अजीब था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गौरी, तुम इस तरह से अपने बसा बसाए घर नहीं उजाड़ सकती हो और तुम अब शादीशुदा हो। शादी के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है, तो इस तरह से माँ बनना स्वाभाविक है बेटा। ये तो बहुत बड़े नेमत है भगवान की जो तुम पर बरसी है और तुम इस तरह से अब पीछे नहीं हट सकती हो। इस नेमत को तुम्हें खुशी से अपनाना चाहिए। और तब आस्था तुरंत मुड़ी। आज उसकी आंखें बेहद निराश थीं, जिसमें सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा था। तब आस्था ने पीछे मुड़कर नानी माँ की ओर मायूसी से देखकर कहा, नानी माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे इस तरह के बिहेवियर का क्या कारण है। और यह बच्चा अगर इस दुनिया में आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, न मैं अपने गुनाहगारों से बदला ले पाऊंगी, और फिर मेरी जिंदगी सिर्फ उस बच्चे के आसपास ही घूमने लगेगी। क्योंकि अगर एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं उसे अपने जैसा बचपन नहीं जीने दूंगी, या फिर मिस्टर सिंघानिया के जैसा बचपन नहीं जीने दूंगी। आप अच्छी तरह से जानती हैं, अगर मिस्टर सिंघानिया का बचपन खराब था और तो और मेरा बचपन भी कुछ खास अच्छा नहीं था। ऐसा बोलकर आस्था नानी माँ की ओर देखने लगी और फिर एकदम बिना इमोशंस के रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नानी माँ प्लीज अब मुझे साफ साफ बताइए, मेरे माता पिता की जान मेरी वजह से कैसे गई थी? अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर से यह सवाल किया तो नानी माँ थोड़ा सा इधर उधर देखने लगी। कुछ तो ऐसा था जो नानी माँ छुपा रही थी, लेकिन आज तो आस्था ने तुरंत नानी माँ का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया और जिद करते हुए बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती नानी माँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। वह सच जिस सच से आपने मुझसे आज तक छुपा कर रखा हुआ है। आप जानती हैं, मैंने खुद अपने माता पिता के कातिल को देखा था, फिर मेरी वजह से मेरी माँ बाप की जान कैसे जा सकती है? नानी माँ, ऐसा कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? प्लीज, मैं सारा सच जानना चाहती हूँ, प्लीज नानी माँ। ऐसा बोलकर आस्था नानी माँ से रिक्वेस्ट करने लगी। वहीं नानी माँ आस्था के सर से अपना हाथ झटकते हुए बोली, मेरी बच्ची, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे सच छुपाकर मैं खुश हूँ? हाँ, लेकिन मैं एक वादे से बंधी हूँ। मेरी बच्ची, भला मैं अपनी मरती हुई बेटी के वादे को कैसे तोड़ सकती हूँ? मेरा बच्चा, बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? ऐसा बोलकर नानी माँ रोने लगी। नानी माँ की आंखों में बहुत ही कम इमोशंस बाहर दिखाई देते थे, लेकिन वह आस्था से बेहद प्यार करती थी। लेकिन अब इस तरह से आस्था के रिक्वेस्ट करने पर, अपनी कसम देने पर नानी माँ मजबूर सी हो गई और उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए नानी माँ ने आस्था का हाथ पकड़ा और इमोशनल होते हुए बोली, और मेरा बच्चा, जब मेरी बेटी ही इस दुनिया में नहीं रही तो उसके वादे को मैं जिंदा रखना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी मृत बेटी के लिए अपनी जिंदा बेटी का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। तुम यहाँ बैठो और ये मेरी बेटी की, यानी कि तेरी माँ की डायरी, जो वो अपने हाथों से लिखा करती थी, और इसमें वह सारा सच है जो तुम्हारे जन्म से जुड़ा है। ऐसा बोलकर नानी माँ ने अपनी एक छोटे से थैले में से एक डायरी निकालकर आस्था के हाथों में थमा दी। और तभी, इससे पहले कि आस्था नानी माँ को कुछ कहती, दरवाजे पर दस्तक हुई। जल्दी ही आस्था ने अपने हाथ में पकड़ी हुई डायरी को नानी माँ के उस थैले में वापस रख दिया और अपने आंसू पोंछकर दरवाजे की ओर देखने लगी और घबराकर बोली, कौन है? आ जाइए। जल्दी ही अरमान सिंघानिया का चेहरा उसकी नजरों के सामने आया। अरमान सिंघानिया आस्था को ही देख रहा था, क्योंकि अरमान को इस तरह से सुबह सुबह तैयार हुआ देखकर आस्था हैरान से देखते हुए पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप ऑफिस क्यों नहीं गए? आस्था का सवाल सुनकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए। जल्दी अरमान आस्था के पास आकर खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे आते ही आस्था को गोद में उठा लेता है। अब नानी माँ ने शर्माकर अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में ले लिया और तुरंत दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तब अरमान आस्था को लेकर वहां से बाहर निकलने लगा और आस्था अरमान के गले में अपने हाथ डालकर बोली, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, प्लीज आप जाइए। तब अरमान बिना कुछ कहे आस्था को सीधा नीचे हॉल में ले आया और खुद आस्था के लिए चेयर खींचकर उसने आस्था को उस पर बिठाया और फटाफट से एक ठंडी आवाज में बोला, राजेश, मैडम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। जल्दी ही राजेश एकदम हेल्दी फूड के साथ वहां मौजूद था, साथ ही साथ जूस वगैरह भी वहां पर सब मौजूद था। अब आस्था हैरानी से सारे खाने को देख रही थी। सारा खाना एक तरह से उबला हुआ सा खाना था, जो कि अरमान ने डॉक्टर से अच्छी तरह से सलाह मशवरा लेने के बाद ही आस्था के लिए बनवाया था। अब उस खाने को देखकर आस्था अरमान की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी और आंखें मटकाकर बोली, यह सब क्या है? हम मरीज थोड़े ना है कि हम यह उबला हुआ खाना खाएंगे। तभी अरमान ने खुद बैठकर आस्था को पहले कुछ फल खिलाना शुरू कर दिया और सर्द आवाज में बोला, आप क्या हैं, क्या नहीं है? आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है और आज से आपकी डाइट का पूरा ख्याल मैं खुद रखूंगा और इसीलिए मैं अब पूरे 1 साल तक ऑफिस में जाकर काम नहीं करूंगा। अरमान की बातें सुनकर आस्था की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अरमान ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप ले लेगा। वही सब के सब हैरानी से अरमान की ओर देख रहे थे, स्पेशली नानी माँ। वह तो अपनी आंखें मसल कर बार दादाजी की ओर देख रही थी। वहीं राधिका, रश्मि, साथ रौनक यह देखकर मुस्कुराने लगी थी। लेकिन आकाश और सुमित के चेहरों पर कुछ अजीब से भाव थे, क्योंकि अरमान आस्था को प्यार तो कर रहा था, उसकी केयर भी कर रहा था, लेकिन सबको बेहद ओवर रिएक्ट जैसा फील हो रहा था। लेकिन आस्था तुरंत अपनी सीट पर से खड़ी हुई और अरमान की ओर देखकर भड़कते हुए बोली,
कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम यह खाना कैसे खा सकते हैं? और आपको छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? हम प्रेग्नेंट हैं, हम बीमार नहीं हैं कि आप काम-काज छोड़कर हमारी केयर करेंगे? तभी अरमान ने आस्था के गालों को प्यार से छूते हुए कहा, आपको मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बोल दिया ना कि आज के बाद आप वही खाएंगी जो मैं आपको खिलाऊंगा। आस्था को तो लगा था कि रश्मि दी ने उसके लिए काफी टेस्टी खाना बनाया होगा, लेकिन अब वह खाना देखकर समझ चुकी थी कि जरूर अरमान ने रश्मि दी के खाने की जगह ये दूसरा उबला हुआ खाना उसके लिए तैयार करवाया होगा। अब तो आस्था को पहले दिन ही अजीब सा फील होने लगा था। एक अजीब सी घुटन उसके सर पर सवार सी होने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि कुछ तो है जो कुछ ठीक नहीं है, और अजीब सा आस्था को बीच बीच में मिचली जैसा कुछ होने लगा था। तभी आस्था ने तुरंत बड़े ही प्यार से अरमान के हाथों को पकड़ा और इनकार करते हुए बोली, देखिए प्लीज, आप इस तरह से घर पर मत रहिए, आप जाकर अपना काम कंटिन्यू कीजिए ना प्लीज। और अगर हमें कुछ भी जरूरत होगी तो हम आपसे ही तो बताएंगे ना, और तुरंत हम आपको फोन कर देंगे। और हाँ, हम जानते हैं कि उस दिन हमें इस तरह से आपके बिना बताए हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारी गलती थी और उसके लिए हम आपसे माफी मांग चुके हैं, और हम आपसे वादा करते हैं कि बिना आपको बताए हम कहीं नहीं जाएंगे। सो प्लीज प्लीज प्लीज, आप इस तरह से घर पर रुककर मुझे इस बात का एहसास मत करवाइए मानो कि मुझे कुछ बीमारी हो गई है या मुझे कुछ हो गया हो। ऐसा बोलकर आस्था अपनी आंखों में रिक्वेस्ट लाते हुए अरमान को देखने लगी। वहीं आस्था के मन की बात जानकर तुरंत दादाजी अरमान के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, अरे मेरा बच्चा, आस्था बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी अभी बहुत समय है, और हम है ना यहाँ आस्था बेटी का ध्यान रखने के लिए, और रश्मि बेटी तो है ही, तो फिर तुम क्यों परेशान होते हो? और वैसे भी अगर कुछ भी परेशानी हुई तो तुम्हें फोन कर देंगे। वैसे भी तुमने जो यह चारों तरफ सीरी टीवी लगवा रखे हैं और यहाँ भी तो लगे हुए हैं, तो तुम आसानी से आस्था बेटी को अपने ऑफिस में जाकर बैठकर भी देख सकते हो। ऐसा बोलकर दादाजी और नानी माँ भी अरमान को ऑफिस जाने के लिए कहने लगे। तभी आकाश सुमित भी आगे आए, और क्योंकि वह भी चाहते थे कि अरमान ज्यादा से ज्यादा समय आस्था के साथ बिताए, हालांकि उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अरमान का बिहेवियर जो अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, अगर बच्चे को लेकर वह ज्यादा पजेसिव हो गया तो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा, ना तो आस्था के लिए, ना ही उसके होने वाले बच्चे के लिए। तो इसीलिए आकाश और सुमित ने भी अरमान को समझाने की कोशिश की और कहा, सब लोग ठीक कह रहे हैं, तुम्हें इस तरह से अपने ऑफिस को घर पर शिफ्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम इतना कर सकते हो, तुम ऑफिस से वक्त से पहले जल्दी आ सकते हो। आस्था के लिए अब कहीं ना कहीं अरमान सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार आस्था पर जाकर ठहर रही थी, क्योंकि वह डेस्परेटली आस्था के साथ ये पूरा साल बिताना चाहता था। एक मिनट के लिए भी उसे अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं करना चाहता था। हालांकि आस्था को बिना पता लगने दिए ऑलरेडी वो आस्था की गुनाहगार को सजा दे चुका था। मलाइका, जिसने आस्था को मॉल में बंद किया था, उसे ऑलरेडी उसके की सजा मिल चुकी थी, लेकिन अरमान को ऐसा लग रहा था कि अगर वह आस्था को एक मिनट के लिए भी अकेला छोड़ आएगा तो उसके बच्चे या आस्था पर किसी न किसी तरह की कोई मुश्किल आ सकती है। और वैसे भी आस्था के बारे में वह जो जानकारी चाहिए थी, उसके लॉकेट का राज भी वह पता लगा चुका था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसे आस्था को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सबकी नजरें दरवाजे पर गई। देव कम से कम अपने सर के ऊपर तक फाइलें लेकर वहां आ रहा था। देव को इस तरह से देखकर सबकी हंसी छूट रही थी। तभी देव थके हुए स्वर में बोला, अरे आहान, ध्रुव, कहाँ हो तुम लोग यार? थोड़ी मदद करो ना, क्यों खड़े खड़े मुझे देख रहे हो? मदद करो मेरी। ऐसा बोलकर देव ध्रुव आहान को आवाज देने लगा, क्योंकि उस वक्त इतनी सारी फाइलों के साथ देव काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, और किसी भी पल सारी की सारी फाइलें गिर सकती थीं। उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा फनी लग रही थी। कोई भी इस वक्त उसे इस तरह से देख लेता तो पक्का हंसते हंसते बेहाल हो जाता। तभी आहान और ध्रुव आगे आए, और आगे जाकर उन्होंने देव के मुंह के ऊपर से आधी फाइलें ले ली थी। फिर धीरे धीरे फाइलें देव के पेट तक रह गई थी। आधी आधी फाइलें आहान ने ले ली थी। तब आहान फाइलों की ओर देखकर बोला, अरमान भाई, आपने क्या पूरे साल का काम आज एक दिन में मंगवा लिया है क्या? घर पर तब अरमान केवल आहान को घूर कर रह गया था। तभी अरमान ने एक नजर सबकी ओर देखी और फिर देव की ओर बिना एक्सप्रेशन के देखकर बोला, वापस से सारी फाइलें ऑफिस में लगवा दो, हम ऑफिस चल रहे हैं। ऐसा बोलकर अब जल्दी ही अरमान अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, और सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं नानी माँ अरमान का आस्था के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव नेचर देखकर काफी खुश हो रही थी, क्योंकि वह आस्था की जिंदगी में शुरू से एक ऐसी पार्टनर चाहती थी जो आस्था को बेहद प्यार करे, उसकी बहुत ज्यादा केयर करे। और यहाँ तो अरमान आस्था के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे की भी पूरी तरह से केयर कर रहा था। यहाँ तो अरमान आस्था के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे की भी पूरी तरह से केयर कर रहा था, तो सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आस्था का बहुत ज्यादा सर घूम रहा था, लेकिन फिलहाल अरमान को ऑफिस भेजने के बाद आस्था जल्दी ही अपने कमरे में गई। लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे में भी अरमान ने सी टीवी लगवा रखा है, ताकि आस्था को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो। इसीलिए आस्था ने अच्छे से नाश्ता पानी करने के बाद सबसे मिलकर सीधा नानी माँ के कमरे का रुख किया। वहीं दूसरी ओर आकाश रश्मि को बहुत देर से देख रहा था। आस्था के ब्रेकफास्ट करने के बाद सब एक साथ हॉल में बैठ गए थे। नानी माँ ने आस्था को आराम करने के लिए अपने कमरे में भेज दिया था, और नानी माँ इस वक्त सबके साथ थी, क्योंकि वह किसी को भी इस बात का शक नहीं होने देना चाहती थी कि इस वक्त आस्था अकेली कमरे में क्या कर रही है। आकाश बार बार रश्मि को देख रहा था, लेकिन आज उसका भी वापस से अपने काम पर जाना जरूरी था।
क्योंकि शादी के माहौल में कभी अबीर सिंह राठौर के चक्कर, कभी वीर रायचंद का ड्रामा, इन सब चक्करों में उन सबका काफी ज्यादा अपने काम से ध्यान भटक चुका था। लेकिन अब फाइनली सबकी लाइफ नॉर्मल सी हो गई थी। तो इसीलिए आकाश ने रश्मि से कहा कि वह ऑफिस जा रहा है और ऑफिस के बाद रश्मि तैयार रहे, क्योंकि वह आज ही अपने विला में शिफ्ट हो जाएंगे। आकाश ने यह कहते ही रश्मि की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे तब एहसास हुआ कि जिन लोगों के बीच वह इस वक्त रह रही है सभी सगे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन रश्मि उन्हें दिल से अपना चुकी थी। इसलिए उन्हें छोड़कर जाना रश्मि को आंखों में पानी ला दिया और वह अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से बोली, लेकिन आकाश जी, हम कहाँ जा रहे हैं? आकाश ने कहा, हम आज शाम को अपने विला में शिफ्ट हो जाएंगे। आखिर कब तक हम सिंघानिया मेंशन में रहेंगे? और वो विला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, केवल 10 मिनट का रास्ता है। जब भी आपका मन हो आस्था से मिलने का, दादाजी से मिलने का, आप आ सकती हैं और आपको कोई रोकेगा नहीं। आकाश के यह कहते ही दादाजी का भी चेहरा उतर गया, नानी माँ का भी चेहरा उतर गया और उन्हें भी महसूस हुआ कि वह इस तरह से ज्यादा दिन सिंघानिया मेंशन में नहीं रह सकती हैं। आखिरकार नानी माँ भी कब तक आस्था के घर पर रह सकती थी? वह तो आस्था के मायके वालों में से थी और इस तरह से बेटी के ससुराल में ज्यादा दिनों तक रहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। वहीं ध्रुव और आहान एक दूसरे की ओर देखने लगे। कहीं न कहीं ध्रुव को भी लग रहा था कि शायद उसे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। ध्रुव तो ज्यादातर आकाश के विला में ही अपना टाइम स्पेंड किया करता था, लेकिन अब क्योंकि आकाश के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रश्मि थी तो इसीलिए उसका वहां जाना अब ठीक नहीं था। तब ध्रुव ने कहा, आकाश भाई, मुझे लगता है कि मुझे भी आज अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद राधिका और रौनक दोनों एक साथ बोली, जी हाँ, और हम भी आज शाम को ही यहाँ से चले जाएंगे। और अब सबके जाने की बात सुनकर दादाजी की आंखें भर आईं और वह तुरंत उठ खड़े हुए। वहीं आहान को रौनक को टोकना, उससे उलझना बेहद पसंद आने लगा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन रौनक को यहाँ से जाना भी पड़ेगा। वहीं सुमित के दिल में भी कुछ चुभा था, क्योंकि जब से आकाश ने उसे वादा लिया था कि वह राधिका के साथ किसी तरह की कोई घटिया हरकत या कुछ भी उस सजा देने के बारे में नहीं सोचेगा, तब से वह बदल चुका था, जिसकी वजह से वह फिजिकली भी राधिका से कनेक्ट हो गया था। तब यह सब सुनने के बाद नानी माँ तुरंत बोली, लेकिन बेटा जी, अगर आप सब लोग इस तरह से चले जाएंगे तो हमारी बेटी का क्या होगा? आप जानते हैं ना, हमारी बेटी आस्था ने अभी खुशखबरी दी है, वह माँ बनने वाली है और इस तरह से अगर सब लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे तो उसका क्या होगा? और अगर यहाँ से किसी का जाना बनता है तो वह है हम, क्योंकि हम अपनी बेटी के ससुराल में इतने दिनों तक नहीं रह सकते से। नानी माँ की बात सुनकर अब सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब दादाजी तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े हुए और आर्डर देते हुए बोले, कोई कहीं नहीं जाएगा, पढ़ाई ऑनलाइन होगी। और रौनक, आप भी आस्था के साथ पढ़ाई कर सकती हैं। तब राधिका बोली, वो एक्चुअली दादाजी, मैंने मेंशन में रहकर इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है तो वहां से मुझे जॉब के लिए ऑफर आया है, 1-2 जगह से। सो मैं अभी जॉब करूंगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। राधिका की बात सुनकर सुमित उसे घूर कर देखने लगा, मानो आंखों ही आंखों में उसे कहना चाह रहा हो कि इतना बड़ा फ्लैट उसे दिया है, साथ साथ गाड़ी दी है, हर महीने उसका बैंक बैलेंस अच्छा खासा कर दिया है, तो इस लड़की को नौकरी की क्या जरूरत है? लेकिन सुमित को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऑलरेडी राधिका ने रश्मि को सुमित के फ्लैट की चाबी, बैंक डिटेल्स, गाड़ी की चाबी सब कुछ दे चुकी है और उसने कुछ दिनों तक, जब तक उसका कहीं और ठिकाना मिल नहीं जाता, रश्मि के फ्लैट में रहने का डिसीजन लिया है, वह भी रौनक के साथ। तब दादाजी राधिका की ओर देखकर बोले, बच्चे, मैं आपको किसी तरह से कोई मजबूर नहीं करूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह आपकी जिंदगी है और हम आपकी जिंदगी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन बस मैं यह चाहता हूँ कि मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने रहे। बहुत कम टाइम में आपने हमारे दिल में वह जगह बना ली है जो कि एक बेहद खास है। काश कि कुछ ऐसा हो जाता कि आप सब हमेशा के लिए हमारे यहाँ रह पाते, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके करियर को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लूंगा। अगर आप अपनी कोई पहचान बनाना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, कभी भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो याद रखिएगा, आपके बूढ़े दादाजी का घर हमेशा आपके लिए खुला है। ऐसा बोलकर उन्होंने राधिका के माथे को चूम लिया। राधिका की भी आंखें भर आईं और दादाजी को गले से लगाकर उसने रोना शुरू कर दिया। तब तक रौनक ने भी आकर दादाजी और राधिका को गले से लगा लिया। फिर जल्दी ही रश्मि उन्हें अलग करते हुए बोली, अरे बस कीजिए, ये क्या आप लोगों ने सुबह सुबह इतना इमोशनल सा ड्रामा क्रिएट कर दिया है? और वैसे भी दादाजी, हम ज्यादा दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, हम यहीं पास में ही तो हैं। बस आप एक आवाज लगाइएगा, हम दौड़े चले आएंगे। रश्मि की बात सुनकर दादाजी मुस्कुरा दिए, लेकिन रिक्वेस्ट करते हुए रश्मि का हाथ पकड़कर बोले, मेरे बच्चा, मुझे पता है कि मेरे बुलावे पर आप यहाँ आ जाओगी, लेकिन आप और आकाश यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? और रही बात राधिका और बेटी और रौनक बेटी की, वह अभी अपनी पढ़ाई अगर कंटिन्यू करना चाहती है, अकेले में रहना चाहती है, तो बेशक वह रह सकती है और 24 घंटे हमारे गार्ड्स उनके आसपास रहेंगे जो उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन इन्हें हमें वादा करना होगा कि हर छुट्टी पर, हर वीकेंड यह हमारे साथ ही बिताया करेंगी। दादाजी की बात सुनकर रश्मि, राधिका, रौनक सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तब नानी माँ रश्मि का हाथ पकड़कर इमोशनल होकर बोली, मेरी बच्ची, इस वक्त मेरी बेटी आस्था को सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। वह तुम्हें बहुत मानती है, अपनी बड़ी बहन समझती है और वह खुद अब एक नन्ही सी जान इस दुनिया में लाने वाली है, तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम्हारा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बोलकर नानी माँ ने रश्मि के हाथों को पकड़ लिया और तब रश्मि ने एक नजर आकाश की ओर देखा और उसके बाद आकाश ने अपनी पलकें हाँ में झपका दी और फिर उसने रश्मि को गले से लगा लिया और बोली, ठीक है नानी माँ, जब तक आस्था की डिलीवरी सही,
सलामत और अच्छे से नहीं हो जाती, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर रश्मि ने नानी माँ को गले से लगा लिया और नानी माँ के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तब सुमित सपाट चेहरा लिए आगे आया और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, दादाजी मेरे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं चलता हूँ और मैं शाम को मेंशन आ जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सुमित ने बड़ा ही सिंपल वे में कहा और दादाजी मुस्कुरा दिए। जल्दी ही अब सब अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन ध्रुव उस वक्त एकदम सपाट चेहरे के साथ आहान से बोला, मुझे भी जाना होगा क्योंकि मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और मुझे लगता है कि मुझे अपना करियर आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ज्यादा दिनों तक इस तरह से यहाँ नहीं रह सकता हूँ। भले ही मेरा नाम, मेरी पहचान सब कुछ अलग हो, लेकिन अभी भी जिंदगी में ऐसा कुछ है जो मुझे हासिल करना है। ये बोलकर ध्रुव अजीब सा लग रहा था क्योंकि ध्रुव पर ये सब इमोशंस सूट ही नहीं करते थे। लेकिन अब ध्रुव के इस तरह से बोलने पर आहान ने ध्रुव को गले से लगा लिया। वह समझ चुका था कि इस वक्त ध्रुव कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। भले ही ध्रुव ने उसे नहीं बताया था, लेकिन आहान ध्रुव के हर एक बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ था। आखिरकार दोनों ने अपनी जिंदगी का कितना सारा हिस्सा साथ में गुजारा था, तो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि कब उनकी सिचुएशन क्या हो सकती थी। इसलिए आहान ने ध्रुव को जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि अगर ध्रुव अपनी जिंदगी का सामना नहीं करेगा तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशानी हो सकती थी। और कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि ध्रुव को अपनी जिंदगी में अब सेटल हो जाना चाहिए। आखिरकार कब तक वह डिंपल के पीछे खुद की जिंदगी बर्बाद करता रहेगा। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया अपने ऑफिस में तो पहुंच चुका था और साथ ही साथ उसने अपना काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अरमान का आस्था के बिना एक पल के लिए भी दिल नहीं लग रहा था। बार बार वह आस्था को कभी हॉल में कैमरा के थ्रू देख रहा था तो कभी अपने कमरे में लगे कैमरास के थ्रू चेक कर रहा था। लेकिन आज आस्था न तो उसे हॉल में दिखाई दी और न ही अपने कमरे में दिखाई दी, तो इससे अरमान और ज्यादा झल्ला उठा। अब झल्लाकर अरमान ने घर में सबको फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि सब उस वक्त वापस जाने के डिस्कशन में बिजी थे तो कोई भी अरमान के फोन पर ध्यान नहीं दे पाया। अब तो अरमान का पारा बेहद बढ़ चुका था और इसीलिए केवल 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसे वापस से घर जाने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी ओर आस्था नानी माँ के कमरे में थी। उसे नहीं पता था कि हॉल में क्या हो रहा है। सब जाने की बात कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है उसका कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उस वक्त वह सिर्फ और सिर्फ उस डायरी को पढ़ना चाहती थी जो डायरी नानी माँ ने आज उसे दी थी। उस डायरी को खोलते ही आस्था की आंखों में आंसू आ गए। फाइनली आज वह सच पता लगने वाला था, जिसके लिए उसने न जाने क्या क्या अपने दिमाग में आइडिया लगाए थे कि ऐसा हुआ होगा, क्यों मारे गए होंगे, कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन आज तक वह सच पता नहीं लगा पाई थी। लेकिन फाइनली आज उसकी आंखों के सामने सच आने वाला था, तो इसीलिए आस्था ने जल्दी ही वह डायरी खोल ली। वह डायरी खोलते ही सबसे पहले फ्रंट पर उसके पिताजी की फोटो थी, साथ ही साथ उसकी माताजी की फोटो थी। आस्था उनमें कहीं नहीं थी। वह अब आस्था ने जल्दी ही पढ़ना शुरू कर दिया। फ्लैशबैक। आस्था के पिताजी यानी नानी माँ के दामाद जी, जिनका नाम कुणाल था, वह बड़े ही सीधे सादे से इंसान थे। साथ ही साथ बेहद हैंडसम थे, जो अपनी बीवी संगीता से बहुत प्यार किया करते थे। संगीता की वह हर एक ख्वाहिश पूरी किया करते थे। दोनों हंसी खुशी साथ रहा करते थे। संगीता जब भी ससुराल से मायके अपनी भाभी मनोज और सीमा के साथ रहने के लिए आई थी, नानी माँ को भी वह गांव से वहां बुला लिया करती थी, जिससे सीमा बहुत ज्यादा खिलखिलाया करती थी और सारा काम वह घर का संगीता से ही करवाया करती थी। और साथ ही साथ उसे हर छोटी छोटी चीज के लिए टोंट किया करती थी, क्योंकि संगीता और कुणाल की शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। और संगीता के मां ना बनने की बात सुनकर सीमा उसे बेहद टॉर्चर किया करती थी, क्योंकि वह यह समझा करती थी कि संगीता बांझ है, इसको कभी कोई औलाद हो ही नहीं सकती है। और नानी माँ खून के घूंट पीकर रह जाया करती थी, क्योंकि वह अपनी बहू या अपने बेटे के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। इसीलिए वह उनके पास कम रहना पसंद करती थी और गांव में रहना ज्यादा पसंद करती थी। गांव में उनका एक छोटा सा मकान था जो नाना जी बनाकर गए थे। प्रियंका के जन्म के बाद जब संगीता ने प्रियंका को पहली बार अपनी गोद में लिया, तो तुरंत ही सीमा ने उसे अपनी गोद से संगीता की गोद से छीन लिया था और ताना देते हुए बोली, खबरदार, जो तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया, कहीं तेरा मनहूस साया मेरी बेटी पर आ गया तो तू तो बांझ है ही, क्या तू हमें भी बेऔलाद करना चाहती है? ऐसा बोलकर उसने उस वक्त उस दिन संगीता की बहुत बेइज्जती की थी। अब संगीता की इस तरह से बेइज्जती होता हुआ देखकर उसका पति कुणाल बर्दाश्त नहीं कर पाया। फ्लैशबैक। अब संगीता की इस तरह से बेइज्जती होता हुआ देखकर उसका पति कुणाल यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे लेकर वापस घर चला गया था। उसने कसम खाई थी कि आज के बाद संगीता यहाँ नहीं आएगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उस दिन के बाद नानी माँ हमेशा के लिए गाँव चली गई। फिर एक दिन नानी माँ को उनकी बेटी संगीता का फोन आया। संगीता ने कहा, नानी माँ से मिलना चाहती हूँ और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। नानी माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वह जल्दी ही अपनी बेटी संगीता और अपने दामाद कुणाल का इंतजार करने लगी थी। लेकिन संगीता ने अंतिम समय पर गांव जाने का इरादा बदल दिया था। उसने अपनी माँ शारदा जी को फोन करके बोल दिया था कि वह भैया भाभी के घर यानी मनोज और सीमा प्रियंका के माँ बाप के घर ही आ जाए। इसलिए नानी माँ भी अब शहर वाले घर पर जा पहुंची थी। धीरे धीरे कुणाल एक बहुत बड़े ज्वेलर्स अधिराज रघुवंशी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया था। उनका दिया हर काम वह आंखें बंद करके किया करता था। अधिराज जी उस शहर के सबसे अमीरों में से एक थे और उनका ज्वेलरी का काम था। अब कुणाल बड़े ईमानदारी से अपना काम राजी खुशी पूरा किया करता था। तब एक बार रघुवंशी परिवार यानी अधिराज साहब ने एक बड़े ही खूबसूरत पेंडेंट डिजाइन किए थे, जिनकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उनकी कीमत मिलियंस में थी। अधिराज जी ने उस लॉकेट को बनाने में अपनी आधी से ज्यादा जमा पूंजी लगा दी थी और सभी लोग, जितने भी अमीर से अमीर लोग थे, अपनी अमीरी दिखाने के लिए उन पेंडेंट को खरीदना चाहते थे।
अधिराज जी ने अपनी प्रसिद्धि के लिए उन पेंडेंट का एक बहुत ही ज्यादा भव्य समारोह आयोजित किया था। वह लॉकेट बिल्कुल सेम, केवल 5 ही डिजाइन किए गए थे, क्योंकि अधिराज जी ने उसमें अपनी सारी जमा पूंजी तक लगा दी थी। सिर्फ और सिर्फ उनके पास जमा पूंजी के नाम पर अगर कुछ बचा हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ उनका घर बचा हुआ था। लेकिन अधिराज जी को प्रसिद्धि की कुछ ज्यादा ही ललक थी। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वह दुनिया का सबसे महंगा पेंडेंट बनाएंगे तो उनकी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर वह पेंडेंट डिजाइन किए थे, जो सबसे ज्यादा महंगे थे, लेकिन 5 से ज्यादा वह बना नहीं पाए थे, क्योंकि उन पेंडेंट को बनाने के लिए जिन धातुओं की जरूरत होती थी वह उन्हें और ज्यादा खरीद नहीं पाए थे, क्योंकि जमा पूंजी के नाम पर उनके पास अब केवल एक घर ही बचा था और अपने रघुवंशी मैंशन को वह बेचना नहीं चाहते थे। वेल, उन्होंने इसका एक बड़ा ही भव्य समारोह आयोजित किया था और उस समारोह में देश के नामी गिरामी अमीर लोगों को निमंत्रण दिया गया था। साथ ही साथ जब न्यूज़पेपर में उस पेंडेंट की एक छोटी सी फोटो और उसकी तारीफ एक प्रेमी जोड़े ने देखी तो उनकी आंखों में भी चमक आ गई थी। और तब उसकी खूबसूरत बीवी ने अपने पति के गले में बाहों का हार डालकर बोला कि वह यह लॉकेट लेना चाहती है, उसे हर हाल में यह पेंडेंट चाहिए। उसका पति, जिसका नाम राजवीर जिंदल था, मुस्कुराकर अपनी बीवी के होठों को चूमते हुए बोला, तुम्हारे लिए मैं इस दुनिया की सारी खुशियां लाकर दे सकता हूँ, तो यह पेंडेंट क्या चीज है? आप मेरे साथ कल इस समारोह में चलिए, मैं वहीं आपको अपने हाथों से यह लॉकेट पहनाऊंगा। जैसे ही उसने अपनी पत्नी नैना से यह कहा, नैना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और दोनों मियां बीवी एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब गए थे। वहीं दूसरी ओर अधिराज जी के समारोह की पूरी जिम्मेदारी कुणाल और संगीता दोनों ने अपने कंधों पर उठा ली थी, क्योंकि उस समारोह में अधिराज ने कुणाल को उसकी पत्नी को लाने को भी कहा था। इसलिए संगीता भी उस वक्त वहां मौजूद थी और वे सब लोगों को अच्छे से वेलकम करने लगे थे और बहुत ही अच्छे से समारोह चलने लगा था। और जल्दी ही पूरे 5 पेंडेंट को एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया था, जिस पर सबकी नजरें जाकर थम सी गई थी। सब बड़े ही ध्यान से पेंडेंट को देखने लगे थे, क्योंकि उनकी खूबसूरती ही ऐसी थी। दिखने में भले ही नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसको पास से देखा जाता था और कुछ देर तक उनको देखा जाए तो लोगों की आंखों में एक अजीब सी खुशी की चमक आ जाती थी, क्योंकि उससे ज्यादा खूबसूरत चीज कुछ हो ही नहीं सकती थी। वहीं राजवीर, जो कि अपनी पत्नी नैना के साथ वहां पहुंच चुका था, जैसे ही वहां गया और उसने देखा कि वह पेंडेंट रियल में ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था, तो वह भी खुश हो गया था कि फाइनली अपनी पत्नी को वह उसकी पसंद का तोहफा देगा। क्योंकि राजवीर को शुरू से ही आदत थी, अगर उसकी पत्नी उसे कुछ भी करने को कह देती थी, राजवीर उसी वक्त वह काम किया करता था। एक बार तो उसकी पत्नी ने एक औरत के झुमके देख लिए थे। वह झुमके बड़े ही खूबसूरत और बड़े बड़े से झुमके थे और नैना को वह झुमके पसंद आ गए और उसने राजवीर से ख्वाहिश की कि वह झुमके पहनना चाहती है। राजवीर ने एक नजर उस औरत को, जो कि उस वक्त शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, देखा और अगले ही पल, केवल आधे घंटे के अंदर अंदर उसने वह झुमके लाकर नैना के हाथों में थमा दिए थे और तभी वह नैना को वहां से लेकर घर की ओर रवाना हो चुका था। और पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल में हल्ला मच चुका था कि किसी आदमी ने एक औरत के दोनों कानों को काट लिया और कानों को बाथरूम में फेंककर झुमके लेकर चला गया। हालांकि यह खबर सुनने में बेहद मामूली सी थी, लेकिन यह खबर हमें इस बात के बारे में जानकारी देती है कि राजवीर जिंदल अपनी पत्नी नैना के पीछे किस कदर पागल था। उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। वह अपनी पत्नी से बेहद प्रेम किया करता था और अब हर हाल में वह उसे पेंडेंट को पाना चाहता था, ताकि वह अपनी पत्नी को वह पेंडेंट गिफ्ट कर सके। क्योंकि उसकी पत्नी ने जब से उस पेंडेंट चैन के बारे में तारीफ सुना था, तब से उसने अपने पति के सामने ख्वाहिश जाहिर करती थी कि वह पेंडेंट पहनना चाहती है। राजवीर उस पेंडेंट को हर हाल में हासिल करना चाहता था, क्योंकि राजवीर भले ही पेशे से एक न्यूरोलॉजिस्ट था, लेकिन असल में वह कितना ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी में रहता था, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। लोगों की जान वह चुटकियों में ले लिया करता था। एक तरह से अपना एक अलग ही तरह का गुंडाराज उसने कायम करके रखा हुआ था। और जल्दी ही अब नैना और साथ ही साथ राजवीर जिंदल दोनों उस समारोह में आ पहुंचे थे जो अधिराज जी ने आयोजित किया था। राजवीर को तो पूरा का पूरा यकीन था कि आज वह पेंडेंट खरीद लेगा, लेकिन तभी अधिराज रघुवंशी की अनाउंसमेंट सुनने के बाद राजवीर के माथे पर बल पड़ गए थे। वहीं नैना का चेहरा मुरझा गया था, क्योंकि अधिराज जी ने अनाउंसमेंट किया था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस पार्टी में आए और इन पेंडेंट के लिए यहाँ आए। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि ये सभी पेंडेंट अब सेल आउट हो चुके हैं। आई होप आप सब लोग उन लोगों का स्वागत करेंगे। सो प्लीज मिलिए श्री अवधेश सिंह राठौर से और साथ ही साथ मिले हमारे विदेशी दोस्तों से। ऐसा बोलकर जल्दी ही अधिराज जी ने 4 फैमिली को वहां इंट्रोड्यूस किया और सभी के हाथों में वह पेंडेंट था जो उन्होंने अपनी अपनी खूबसूरत बीवी के गले में पहना दिया था। मिस्टर अवधेश सिंह राठौर, मिस्टर अमरेंद्र सिंह राठौर के पिता यानी अबीर सिंह राठौर के दादाजी थे और बाकी के 3 लोग विदेशी थे। वेल, तभी नैना की आंखों में आंसू आ गए थे और राजवीर ने जैसे ही अपनी पत्नी नैना की आंखों में आंसू देखे तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फैल गई थी, क्योंकि वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी बीवी की आंखों में इतना सा भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वेल, तभी राजवीर तुरंत स्टेज पर गया था और अधिराज जी के सामने खड़ा होकर बोला, देखिए मिस्टर अधिराज जी, इसमें से एक पेंडेंट मेरी बीवी को बेहद पसंद आया है, तो इसीलिए मैं वह आपसे परचेज करना चाहता हूँ। जैसे ही राजवीर ने यह कहा, जितने भी लोग उस समय वहां समारोह में आए हुए थे, सभी लोग पूरी तरह से हंसने लगे थे, क्योंकि सभी लोग राजवीर द न्यूरोलॉजिस्ट को अच्छी तरह से जानते थे। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे क्या आपने सही से नहीं सुना? यह पेंडेंट पागलों के डॉक्टर के लिए नहीं है। अरे इसकी कीमत चुकाने में तो आपकी एड़ियाओं तक घिस जाएंगी। तभी भीड़ में से किसी और ने भी जवाब दिया था,
लगता है दूसरों का इलाज करते करते ये डॉक्टर खुद पागल हो गया है, क्योंकि वहां पर कुछ अमीर लोग ऐसे भी थे जिन्हें वह पेंडेंट खरीदना पानी का मलाल था। वह भी डेस्परेटली पेंडेंट को खरीदना चाहते थे और समाज में अपना नाम बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस पेंडेंट की कीमत उनकी बस के बाहर थी। और जब डॉक्टर ने वह पेंडेंट खरीदने की बात की तो सब अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से डॉक्टर का मजाक उड़ाने लगे थे। तब अधिराज जी ने बड़े ही पोलाइट तरीके से डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, लेकिन अब ऑलरेडी मैं यह पेंडेंट सेल कर चुका हूँ और मैं अपना बेचा हुआ माल वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अपना माल ही नहीं बेचता हूँ, अपनी जुबान देता हूँ अपने कस्टमर को। ऐसा बोलकर अधिराज जी ने साफ साफ पेंडेंट देने से मना कर दिया था। हालांकि राजवीर ने उन्हें मुंह मांगी कीमत भी ऑफर की थी कि वह उस लॉकेट की मुंह मांगी कीमत तक देने को तैयार है, लेकिन उसे वह पेंडेंट चाहिए था। लेकिन अधिराज जी, जो कि अपनी जुबान के पक्के थे, उन्होंने साफ साफ राजवीर को मना कर दिया था। राजवीर वहां खड़े हुए परिवारों को लाल सुर्ख आंखों से घूर कर देख रहा था, जिनके हाथों में वह पेंडेंट थे। अब राजवीर की पत्नी नैना के लिए यह सब देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था कि उसकी पसंदीदा चीज इस वक्त किसी और के गले में है। तो इसीलिए वह लोगों के ताने सुनकर और एक नजर अपने पति की ओर देखकर वहां से चली गई थी। वहीं राजवीर ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। हालांकि उसका चेहरा एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसके अंदर क्या तूफान मचा हुआ था, इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। जल्दी ही उस पेंडेंट का समारोह खत्म हो चुका था और सब जो विदेशी लोग थे वह ऑलरेडी उस पेंडेंट की सही कीमत अदा करके विदेश जा चुके थे। और इस बार अधिराज जी ने अपने विदेश के अकाउंट में ही अब उस पेंडेंट की रकम जमा करवाई थी। और अधिराज जी के दोस्त अवधेश राठौर, जो कि अबीर सिंह राठौर के पिता अमरेंद्र थे, उन्होंने भी उस पेंडेंट की रकम अधिराज जी के विदेशी अकाउंट में ही ऐड करवाई थी, क्योंकि अधिराज जी ने अपने एक ब्रांच अब विदेश में खोलने का फैसला किया था, क्योंकि अधिराज जी को प्रसिद्ध होने का बहुत ज्यादा शौक था। तो इसीलिए वह देश विदेश में प्रसिद्धि हासिल करना चाहते थे। वह उस वक्त अधिराज जी बेहद खुश थे और ठीक 7 दिनों के बाद उनकी लाडली पोती का जन्मदिन आने वाला था। और कहीं ना कहीं वह उनकी पोती का नाम गोरी, जो कि अब 1 हफ्ते बाद 1 साल की होने वाली थी, उसे अपना लकी चार्म मानते थे, क्योंकि उसके आते ही वह लोग काफी ज्यादा अमीर बन चुके थे और साथ ही साथ उन्हें बड़ा ही खूबसूरत और सबसे महंगा पेंडेंट बनाने की प्रसिद्धि मिली थी। तो उसका सारा श्रेय वह गौरी को ही दे रहे थे। अधिराज जी ने एक लॉकेट अपनी प्यारी और खूबसूरत सी पोती गौरी के लिए रखा था। उनकी खूबसूरत सी पोती का नाम गौरी था, जिसे वह बेहद प्यार किया करते थे, जो उस वक्त केवल 11 महीने की थी। गौरी के पहले जन्मदिन पर उन्होंने वह लॉकेट उसे गिफ्ट करने का फैसला किया था और नेक्स्ट वीक ही गौरी का जन्मदिन था, जिसके लिए अधिराज जी ने बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वहीं दूसरी ओर राजवीर अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला गया था, क्योंकि वहां जाकर वह अपनी पत्नी को समझाना चाहता था और उसे यकीन दिलाना चाहता था कि बहुत जल्द वह उसे लॉकेट लाकर देगा। लेकिन जब तक वह घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राजवीर की पत्नी राजवीर के जैसे ही एक सन की औरत थी। अगर उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी तो या तो सामने वाली चीज को बर्बाद कर दिया करती थी या फिर खुद का ही कोई ना कोई नुकसान कर लिया करती थी। और आज भी उसने ऐसा ही किया था। घर जाकर नैना ने सीधा खुद को हर्ट किया और अपने हाथ की नस काट ली थी। अगर वह किसी चीज को डेस्परेटली पाना चाहती थी तो वह पाना ही चाहती थी, वह भी हर हाल में उसे चाहिए होती थी। लेकिन जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसका पति शायद उसके लिए वह पेंडेंट नहीं ला पाएगा और ऊपर से जो सब लोग उन पर वहां हंस रहे थे और उसके पति को मेंटल कह रहे थे, तो यह बात वह टॉलरेट नहीं कर पाई थी। वहीं दूसरी ओर राजवीर जैसे ही अपनी पत्नी के पीछे पीछे घर पहुंचा और घर जाकर उसने यह देखा कि उसकी पत्नी खून से लथपथ वहां पड़ी हुई थी। उसने जल्दी ही उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकामयाब हो गया था। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब तो राजवीर जिंदल आग बबूला हो उठा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के शुरू से लेकर आज तक हर जायज नाजायज हर ख्वाहिश को पूरा किया था। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी को बच्चे पैदा नहीं हुए थे, लेकिन सड़क किनारे खेलती हुई एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत सी बच्ची उसकी पत्नी को पसंद आ गई थी। दोस्तों, आशा है आप सब ठीक होंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। राजवीर जिंदल आग बबूला हो उठा था। उसने अपनी पत्नी की हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की थी, शुरू से लेकर आज तक। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन सड़क किनारे खेलती एक प्यारी खूबसूरत बच्ची उसे पसंद आ गई थी। राजवीर उस बच्ची को ले आया। बच्ची के माँ बाप उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। राजवीर ने बड़े ही खतरनाक तरीके से बच्ची के माँ बाप की हत्या कर दी थी, लेकिन उन्हें उनकी बच्ची नहीं दी, क्योंकि उनकी बच्ची उसकी पत्नी को बेहद पसंद आई थी। उसकी पत्नी को बच्ची के साथ खेलकर खूब मन भर गया। फिर उसने अपने हाथों से उस बच्ची का गला घोंट कर उसे मार डाला और राजवीर ने बड़े ही आराम से उसे अपने खूबसूरत गार्डन में ठिकाने लगा दिया। एक तरह से वह दोनों पति पत्नी पागल थे। राजवीर ने कसम खाई थी कि जिस परिवार के पास वह पेंडेंट है, उनके पूरे परिवार को वह ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देगा। इसके लिए उसने विदेश में, जहां अधिराज जी ने वह पेंडेंट जिन परिवारों को बेचा था, उनके पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया था। इतना ही नहीं, उसने अबीर सिंह राठौर के परिवार पर भी हमला किया था। अबीर के दादा ने वह पेंडेंट अपनी पत्नी को दिया था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ही दिनों में राजवीर ने उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने उसी दिन ठान लिया था कि जिसके गले में वह पेंडेंट होगी उसी का गला वह काट डालेगा। और उसने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या करना शुरू कर दिया था। अधिराज जी समझ नहीं पाए कि आखिरकार इन हत्याओं का क्या कारण हो सकता है। गौरी के जन्मदिन वाले दिन उन्होंने वह पेंडेंट सबसे पहले अपनी बहू यानी गौरी की मां को गिफ्ट किया था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के कुछ दिनों बाद ही राजवीर सीधा रघुवंशी मेंशन आधम का था।
जहां गौरी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहां आते ही उसने रघुवंशी परिवार पर हमला कर दिया। राजवीर अपने गुंडों के साथ वहां घुस आया था। उस दिन गौरी का पहला जन्मदिन था। गौरी पूरे 1 साल की हो गई थी। सभी खास लोगों को बुलाया गया था। उन्हीं खास लोगों में कुणाल और संगीता भी शामिल थे। वह लोग भी पार्टी में गए हुए थे। और जैसे ही राजवीर वहां पहुंचा, उसने पूरी तरह से पार्टी को बर्बाद कर दिया। उसने गौरी की मां के गले में वह पेंडेंट देख लिया और उसने सीधा उन पर हमला कर दिया। जब वह पेंडेंट उनके गले से निकालने लगा, ठीक उसी वक्त गौरी के पिता ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की और राजवीर को पीछे से पकड़ लिया। लेकिन तब तक राजवीर गौरी की मां का गला काट चुका था। 1 साल की बच्ची डरी सहमी सी टेबल के नीचे छिपी हुई थी। तब गौरी की मां ने अपनी बेटी को देख लिया और अपने गले का पेंडेंट निकालकर उसे पहना दिया। तब तक अधिराज जी आगे आ गए। उन्होंने देखा कि राजवीर बड़े ही बुरे तरीके से चाकू से गोदकर उसके बेटे और बहू की हत्या कर रहा है। तो वो बहुत घबरा गए। उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया आया, अपने पोते पोती को बचाने का। उनके पोता और पोती एक तरफ सहमे हुए खड़े थे। जल्दी ही उनकी नजर संगीता और कुणाल पर पड़ी। बाकी सब मेहमान तो ऑलमोस्ट वहां से भाग चुके थे। कुछ एक तरफ छिपकर खड़े थे। लेकिन ठीक उसी वक्त अधिराज जी ने कुणाल और संगीता का हाथ गौरी को थमा दिया और कुणाल से रिक्वेस्ट की कि वह उनकी पोती की जान बचाए। उसके बदले में जो वह कहेगा वह उसे देंगे, लेकिन उसे उस डॉक्टर के हाथ न लगने दे। कुणाल और संगीता को नहीं पता था कि उस डॉक्टर का नाम राजवीर था। केवल उन्हें यही पता था कि वह एक डॉक्टर था और अधिराज जी ने भी डॉक्टर कहकर ही उसे संबोधित किया था। अब उन्होंने जब खून से रंगे हुए चाकू के साथ राजवीर को देखा और डर के मारे गौरी को लेकर दोनों वहां से भाग निकले। वहीं अधिराज जी जब अविनाश को लेकर भाग रहे थे, ठीक उसी वक्त राजवीर ने उन पर भी हमला कर दिया और अपनी पोते अविनाश को बचाने के लिए भागने लगे थे। वैसे भी अपने बेटे बहू की मौत देखकर सभी का दिल दहल गया था। तब तक अधिराज जी राजवीर से अपने बेटे और बहू को नहीं बचा पाए थे। लेकिन इस बीच राजवीर के आदमी ने अधिराज जी को पकड़ लिया और उनको मारना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्होंने तब तक अपने पोते अविनाश को कहीं छिपने के लिए कह दिया और गौरी को उन्होंने सीधा कुणाल को सौंप दिया और विनती करते हुए बोले कि वह मरते दम तक उसकी रक्षा करेंगे। उन्हें उससे वादा करना होगा। तब कुणाल और संगीता दोनों ने अधिराज से वादा किया कि वह गौरी का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ वह पेंडेंट जो उस वक्त गौरी के गले में था, अधिराज ने उसे पेंडेंट की ओर देखते हुए कहा, कभी भी मत पता लगने देना गौरी को कि यह पेंडेंट कितने कीमती है। सिर्फ उसे यही बताना कि यह उसकी माता पिता की तरफ से उसके लिए तोहफा था। इसमें उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद था, क्योंकि कितने ही अरबों रुपयों में वह पेंडेंट बना था। सबकी जमा पूंजी उसमें लगी हुई थी, तो वह पेंडेंट कीमती के साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण थी। वेल, अब जल्दी ही कुणाल और संगीता वहां से गौरी को लेकर चले गए। वहीं अधिराज की राजवीर ने एक टांग पर वार किया। उनकी टांग पूरी तरह से कट गई और अधिराज मौके पर ही बेहोश हो गए। राजवीर को लगा कि वह मर चुके हैं, लेकिन वह जीवित थे। वहीं उन्होंने अविनाश अपने पोते के साथ फिर हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया और विदेश में जाकर शिफ्ट हो गए। लेकिन आज भी वह भयानक मंजर उनकी आंखों से हटता नहीं था, जो उनकी रातों की नींद तक खराब करके बैठा हुआ था। और अविनाश ने अच्छी तरह से विदेश में जाकर अपना बिजनेस सेटअप किया और फिर उसने कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उसकी बहन गौरी आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। तो उसे ढूंढने के लिए उसने गौरी की 1 साल की पुरानी फोटो लेकर हर जगह उसे ढूंढ रहा था। अधिराज कहीं भी आने जाने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी एक टांग कट चुकी थी और इसलिए वह व्हील चेयर के शिकार हो चुके थे। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक उम्मीद थी। उन्होंने अविनाश को बता दिया था कि गौरी को लास्ट टाइम उन्होंने कुणाल और संगीता को पालने के लिए दिया था। अब कुणाल और संगीता 1 साल की नन्ही सी गौरी को अपने साथ ले आए थे और कहीं ना कहीं संगीता के मां बनने की खुशी बहुत बढ़ चुकी थी और इसीलिए संगीता के चेहरे पर एक बद्धा सा सुकून था। और 1 साल की गौरी को लेकर वह अपनी भाभी से मिलने के लिए जा पहुंची। लेकिन सीमा के चेहरे पर बल पड़ी डीडीएच गए थे कि अचानक इतने सालों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो अचानक इतनी खूबसूरत बेटी कैसे पैदा हो गई। क्योंकि गौरी अपने नाम की तरह ही एकदम दूध जैसी गौरी और बेहद खूबसूरत थी। अब जल्दी ही नानी माँ कुछ दिनों तक शहर में अपनी बेटी के साथ रही और उसके बाद नानी माँ ने सीमा और मनोज के हाव भाव देख लिए थे कि उन्हें उनका वहां रहना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने अपने दामाद जी और अपनी बेटी को गांव में आने के लिए कह दिया कि वह आज के बाद अगर नानी माँ से मिलने आए तो गांव में ही आए। इसके बाद नानी माँ गांव चली गई और वह लोग अपने घर चले गए और उन्होंने 3 से 4 सालों तक गौरी को अपनी बेटी की तरह बड़े ही नाजों से पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आस्था यानी गौरी अब अपने माता पिता को पहचानने लगी, क्योंकि संगीता और कुणाल ने उसका नाम बदलकर आस्था रख दिया था। हालांकि वह उसके जन्मदाता माता पिता नहीं थे। यह बात गौरी को नहीं पता थी। बस उसने धीरे धीरे कुणाल और संगीता को ही अपना माता पिता माना। धीरे धीरे 5 साल हो गए और अब 5 साल की गौरी बड्डी ही प्यारी और खूबसूरत हो गई थी और उस दिन उसका जन्मदिन था। और 5 साल के उसके जन्मदिन पर कुणाल ने गौरी को वह लॉकेट गिफ्ट किया, जिस लॉकेट की कीमत अरबों खरबों में थी, जो आस्था के दादाजी ने उसे दिया था। वह लॉकेट लेकर उस वक्त आस्था बेहद खुश थी और अपने माता पिता के साथ वह खुशी खुशी गांव जा रही थी, नानी माँ से मिलने के लिए और आस्था के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद दिलाने के लिए। लेकिन रास्ते में जब उनकी गाड़ी खराब हो गई और बदकिस्मती से राजवीर जिंदल एक बार फिर उस गाड़ी के पास से गुजर रहा था और जैसे ही उसने एक छोटी सी बच्ची के गले में वह लॉकेट देखा तो उसका पागलपन बढ़ गया। उसके अंदर का राक्षस जाग गया और जल्दी ही वह गाड़ी से नीचे उतरा और आस्था यानी गौरी को मारने के लिए दौड़ डच पड़ा। लेकिन तब तक कुणाल और संगीता राजवीर के सामने आ गए, क्योंकि वह अपनी जान दे सकते थे लेकिन गौरी को कुछ नहीं होने दे सकते थे। 4 सालों से उन्होंने गौरी को पाला पोसा था। उन्होंने दिल से उसे अपनी बेटी माना था, उसका ध्यान रखा था। तो भला इस तरह से वह गौरी को कैसे कुछ होने दे सकते थे। तो राजवीर के गुस्से का शिकार वह दोनों हो गए।
छोटी सी गोरी एक अज्ञात जगह छिपकर अपने माता पिता के मरते हुए देख रही थी और साथ ही साथ उसने देखा राजवीर के कोट पर लगा बिल्ला जिस पर उसका पूरा नाम नहीं लिखा हुआ था, केवल शॉर्ट में लिखा हुआ था आरवी। उसने सफेद कोट पहना हुआ था। यह बात साफ थी कि वह एक डॉक्टर था और जब चाकू से घोंपकर संगीता कुणाल की राजवीर ने हत्या कर दी तब छोटी सी गोरी ने उसे अपनी आंखों से देख लिया था और तब से लेकर आज तक वह सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर को ढूंढ रही थी। मौके पर ही कुणाल ने दम तोड़ दिया, लेकिन संगीता बेहोश थी और जब राजवीर गौरी को ढूंढता हुआ थक गया तब जाकर उसने संगीता और कुणाल की मौत को एक्सीडेंट करार देने के बाद पुलिस को सीधा बता दिया कि उसने 2 मर्डर कर दिए हैं और पुलिस के साथ मिलकर उसने उन दोनों के खून को एक्सीडेंट करार दे दिया। वह नन्ही सी गोरी यानी हमारी आस्था ने एक छोटी सी जगह से छिपकर उसे देखा था। आस्था को उसके चेहरे पर लिखे हुए नाम के 2 अक्षर और उसका चेहरा बहुत अच्छी तरह से याद था। अब राजवीर की पावर इतनी ज्यादा थी कि आसानी से उनके मर्डर को एक्सीडेंट करार दे दिया गया। नानी माँ को जब ये सारी खबरें मिली और आस्था ने जब सारी बातें बताई और साथ ही साथ नानी माँ ने उसके गले का लॉकेट देखा तब नानी माँ को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी, क्योंकि उनके एक्सीडेंट से ठीक 1 दिन पहले कुणाल और संगीता ने नानी माँ को सारी बातें बता दी थी, क्योंकि वह अपनी माँ से कभी कुछ नहीं छिपाते थे। कुणाल तो बेचारा शुरू से ही संगीता का साथ पाकर अपनी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन गौरी यानी आस्था के आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। बीच बीच में कुछ सालों में वह नानी माँ से मिलने भी जाया करते थे, लेकिन अब तो सब कुछ बदल चुका था और पूरी तरह से छोटी सी गोरी की जिम्मेदारी नानी माँ के कंधे आ गई थी। लेकिन राजवीर अभी भी वहीं अटका हुआ था और तब से लेकर आज तक वह अभी भी गोरी को ढूंढ रहा था, क्योंकि वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सबका गला काटकर वह उनकी जान पूरी तरह से ले लेना चाहता था, जिनकी वजह से उसने अपनी पत्नी को खोया था। क्योंकि जिस वक्त राजवीर ने गौरी के घर पर यानी अधिराज रघुवंशी के घर पर हमला किया था उस वक्त गौरी के पहले जन्मदिन की पार्टी का सेलिब्रेशन चल रहा था। वहीं पर राजवीर ने गौरी की एक फोटो ले ली थी जिस वक्त गौरी 1 साल की थी और वह फोटो आज भी उसके पास थी और डेस्परेटली वह उसकी जान लेकर अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। अब तक उसने जितने भी लॉकेट बने थे सब अपने पास कलेक्ट कर लिए थे। सबके लॉकेट पहनने वाले शख्स की जान बेरहमी से ले ली थी। अब सिर्फ आस्था ही बची हुई थी जिसके पास वह लॉकेट यानी उसके माँ बाप की आखिरी निशानी थी। वह आखिरी लॉकेट आस्था के पास था, तो इसीलिए वह डेस्परेटली अब गौरी को ढूंढकर उसकी भी जान लेना चाहता था ताकि लॉकेट अपनी बीवी के मृत शरीर पर चढ़ा सके। जी हाँ, क्योंकि राजवीर एक डॉक्टर था जिसकी वजह से वह अपनी बीवी से बेहद प्यार किया और जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी को मुखाग्नि नहीं दी थी और उसने कुछ केमिकल्स और बर्फ की सहायता से आज तक अपनी बीवी की लाश को, मृत लाश को अपने साथ रखा हुआ था। आखिर कैसे बचेगी आस्था इतने खतरनाक साइको किलर से?